नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट बी सोशल स्ट्रक्चर के टॉपिक नंबर 6 रिलीजन एंड सोसाइटी। ठीक है, और इसका टॉपिक नंबर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि माइनॉरिटी क्या चीज़ होती है। तो इसकी अगर डिक्शनरी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या कहती है? माइनॉरिटी फंडामेंटली रेफर्स टू स्मॉलर न्यूमेरिकल ग्रुप इन कॉन्ट्रास्ट टू मेजॉरिटी पॉपुलेशन। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मेजॉरिटी, दूसरी होती है माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये जो मेजॉरिटी होती है ये होती है लार्ज इन नंबर, या ज़्यादा होती है इनकी संख्या और इनकी कम होती है। अब क्या सिग्निफिकेंटली कम होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए ये 51% है और ये 49% है, तो क्या ये माइनॉरिटी हुई? नहीं, क्योंकि लगभग लगभग बराबर ही हो गए। कम से कम ऐसा तो हो जैसे एटलीस्ट 70-30 हो, 70% और 30%। और इसमें भी आमतौर पे क्या होता है, और भी ज़्यादा कम होता है, एटलीस्ट जैसे 80% और 20% तो हो मिनिमम, तभी वो माइनॉरिटी बनेगी, वरना तो वो लगभग लगभग बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, स्मॉलर न्यूमेरिकल ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी होता है, और लार्जर न्यूमेरिकल ग्रुप क्या होता है, वो होता है मेजॉरिटी। सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? माइनॉरिटी एक्सटेंड्स बियॉन्ड मेयर नंबर्स टू एनकम्पास सोशल कैटेगरीज दैट फेस अनइक्वल एंड इन्फीरियर ट्रीटमेंट थ्रू प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हमने तो ये बात कर ली है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होती है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे भारत की कर लेते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे हो गई, और इसमें सोशोलॉजिकल उसमें टर्म क्या लगाएं? माइनॉरिटी एक्सटेंड बियॉन्ड मेयर नंबर्स, तो मतलब ठीक है, ये तो मैंने बात मान ली, स्मॉलर न्यूमेरिकल नंबर। अब इनके साथ क्या होता है, क्योंकि ये संख्या में कम है, तो जो मेजॉरिटी है इनके साथ क्या करती है, मतलब थोड़ा वैसा व्यवहार करती है, खराब व्यवहार, या मतलब सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार होता है इनके साथ। प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप या सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडिस होता है पहले से ही कोई धारणा बना लेना कि अरे यार ये लोग तो ऐसे होते हैं, नेगेटिव होती है ज़्यादा धारणाएं प्रिजुडिस में, मतलब कि किसी रिलीजियस ग्रुप के बारे में बोल दो, अरे यार ये तो थोड़े ख़राब होते हैं, दंगा ज़्यादा करते हैं लोग, है ना, अशांति फैलाते हैं। स्टीरियोटाइप्स भी वही, लगभग लगभग वही चीज़ हो गई कि एक मतलब सेट धारणा बना ली जाए, वो गलत ही होती है ज़्यादातर। और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि सिस्टम में, जो गवर्नमेंट आपका सिस्टम है उसमें डिस्क्रिमिनेशन आने लग जाए माइनॉरिटीज़ के प्रति। Constitutional protection in India. While the Indian Constitution does not explicitly define minority, it provides specific constitutional safeguards and specific rights for minority groups. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी दी गई है कि माइनॉरिटी होती क्या है, भाई इतने परसेंट है तो माइनॉरिटी होगी, या इतने परसेंट है, बस ये कहा गया है माइनॉरिटी के को, मतलब जो उनके राइट्स हैं उनको उनको मतलब सेफ गार्ड करने के लिए कुछ वो दे रखे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर हम इंडिया में बात करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, Article 29 guarantees minorities the right to conserve their distinct language, script, and culture, while Article 30 ensures their right to establish and administer educational institution. ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हैं 29 और 30, ये दोनों माइनॉरिटीज़ के राइट को मतलब सेफ गार्ड करने के लिए काम करते हैं। तो पहला तो यही है कि राइट टू कंजर्व, जो 29 है, राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो वो अपनी जो भी उनका कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसको वो बचाने का उनके पास अधिकार है। तो ऐसा नहीं कि कोई कल कल को उन पे कोई वो ऐसा कानून आ जाए कि भाई आप ये वाली लैंग्वेज नहीं बोल सकते, या ये वाला आप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते, या कोई कल्चर में कोई फेस्टिवल है वो नहीं मना सकते। आर्टिकल 30 कहता है कि एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अपने जैसे खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिए जहाँ पे उनकी पर्टिकुलर वो जो कल्चर है या वो रिलीजन है उसकी कुछ भी मतलब वो दी जाती है वो शिक्षा। जैसे मान लीजिए आपने ये देखा होगा, इस तरह के स्कूल होते हैं, सेंट एंसलम या सेंट जेवियर्स। तो ये सब क्या है, ये क्रिश्चियन जो उनके नाम पे है ना, क्रिश्चियन सेंट्स जो होते हैं, सेंट सेंट के नाम से। तो ये सब क्या होते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हालांकि इसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, मतलब सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये होते उनके हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि उस तरह की प्रेयर्स वगैरह करवाई जाती हैं, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है। तो ये दो आर्टिकल्स, ये वाला मतलब इनको वही है, इनके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, द प्रीएम्बल्स कमिटमेंट टू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सर्व एज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अगेंस्ट लीगल डिस्क्रिमिनेशन टारगेटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ठीक है, प्रीएम्बल में बात कही गई है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की। तो फिर मतलब वही बात है कि अगर जब ऐसा कहा गया है तो फिर सबको बराबर से ट्रीट करो, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी।
प्रेम्बल भी यही कहता है कि सबको बराबर से ट्रीट करना है। लेकिन अब रियलिटी क्या है? डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज इंडिया, कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंज देयर एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी। अब देखिए, बातें तो सारी अच्छी अच्छी कर ली, आर्टिकल 29 भी है, 30 भी है, प्रेम्बल में भी सब लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि खूब क्लैशेज होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी के बीच में। जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स खूब होते हैं, भर भर के होते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में खूब इस तरह का हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक सब यूज़ होता है। तो माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, काफ़ी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की। तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो बेसिकली वही है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम में ही आती है। फिर आपको थोड़ी बहुत क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और कई बार जैसे सिख जो हैं माइनॉरिटी, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स हुई। जैसे 1984 में एंटी सिख राइट हुए थे, ठीक है। उससे पहले जैसे वो इनके जो गोल्डन टेम्पल में सिख्स के, इनके भिंडरा वाले थे एक, वो एक टेररिस्ट थे भिंडरा वाले, ठीक है। कुछ सिख्स उनके सिंपैथाइज़र हैं जो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं, तो उनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं, तो दोनों तरफ से व्यूज़ हैं। तो वो सब हुआ था, मतलब तो एक उसका फिर रिजल्ट निकला था 1984 में, एंटी सिख राइट हुए थे। तो माइनॉरिटी जितनी भी हैं, मतलब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स, तो सबके साथ मतलब कभी ना कभी इस तरह के घटनाएं हुई हैं। लेकिन जैनिज़्म और जैन्स हैं और बुद्धिस्ट हैं, उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई, और ना ही पारसीज़ के साथ आई। प्रॉब्लम ऑफ प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले तो डेफिनेशन ऑफ प्रीजुडिस देख लेते हैं क्या होता है। प्रीजुडिस रेफर्स टू प्री कंसीव्ड नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड बाइसेस हेल्ड टुवर्ड्स स्पेसिफिक ग्रुप्स विदाउट फैक्चुअल बेसिस और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो प्रीजुडिस क्या होता है? पहले से बनी हुई धारणाएं, और ज़्यादातर वो धारणाएं कौन सी होती हैं? नेगेटिव होती हैं कि यार ये लोग तो दंगा बहुत मचाते हैं, या ये लोग कानून को नहीं मानते, या ये लोग बड़े वायलेंट होते हैं। तो इस तरह के नेगेटिव धारणाएं पहले से ही आप किसी पर्टिकुलर समाज या किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के बारे में बना के रखें, या इवन मतलब कास्ट बेसिस पे भी हो सकती है, किसी कास्ट के बारे में आप ऐसे ही बना लें, तो ये बेसिकली प्रेजुडिस होता है। अब उन इन 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 जो ये आपने धारणा बनाई है, इसका कोई फैक्चुअल बेसिस या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन बस कही सुनी बातें होती है ना, अरे यार ये लोग तो ऐसे होते हैं, तो वो होता है प्रेजुडिस। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। कॉमन प्रेजुडिशियल स्टीरियोटाइप इंक्लूड लेबलिंग हिंदूज एज क्राउड्स, मतलब जैसे हिंदू हिंदू तो भीड़ में आते हैं, उस तरह की बातें करते हैं ना। मुस्लिम्स एज राउडीज़, की मुस्लिम्स जो हैं वो कानून को नहीं मानते और दंगा ज़्यादा फैलाते हैं। सिख्स एज डलार्स, की सिख्स थोड़े वो होते हैं, दिमाग से कमज़ोर होते हैं। क्रिश्चियंस एज कन्वर्टर्स, की क्रिश्चियंस जो होते हैं ज़्यादातर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हिंदूज़ को क्रिश्चियनिटी में। विच ओवर सिंप्लीफाई एंड मिस रिप्रेजेंट एंटायर कम्युनिटीज़। अब देखिए ये सब बातें क्या सही है? हिंदूज आर एज क्राउड्स, मुस्लिम्स एज अराउडीज़। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके प्री कंसीव्ड नोशंस, प्री कंसीव्ड नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, जो आपने पहले से ही नेगेटिव धारणाएं बना रखी हैं। और ऐसा नहीं कि सभी बनाते, क्या हिंदूज ही बना रहे हैं, जैसे मुस्लिम्स भी बना रहे हैं हिंदूज़ के प्रति, हिंदूज बना रहे हैं मुस्लिम्स के प्रति, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ भी मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी होगी वो माइनॉरिटी के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगी, अरे यार ये लोग दंगा फैलाते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। माइनॉरिटी बोलेगी कि ये लोग हमको दबा रहे हैं या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप्स इन प्रैक्टिस, ऑफन मैनिफेस्टिंग थ्रू इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ भाई? वो दौर मतलब सौतेला व्यवहार बोल सकते हैं, या फिर निचले दर्जे का व्यवहार करना किसी दूसरे के साथ। तो उसमें क्या होता है? आपका इकोनॉमिक बेसिस पे, एजुकेशनल या पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक बेसिस मतलब जैसे जॉब्स में आप किसी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी को जॉब नहीं मिल रहे हैं, एजुकेशन उसमें उनको एडमिशन नहीं मिल रहा उनके बच्चों को, या फिर एजुकेशन रिजल्ट्स अगर आप देखें तो उनके जो पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी, उनके बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। या फिर पॉलिटिकल एक्सक्लूजन की, उनकी पॉलिटिकल मतलब उनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी कम है कि वो पॉलिटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, तो इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी सुनती ही नहीं है, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है? उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स वही में जैसे देखे थे आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर आर्टिकल 15 एंड 25 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कम्युनिटी, ठीक है। तो वही जैसे हमने अभी देखा था 29 और 30 थे, 15 और 25 हैं। इसमें भी यह है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें, और रिलीजियस फ्रीडम सबको देनी है।
रिगार्डलेस ऑफ देयर कम्युनिटी, वो कहीं से भी किसी भी कम्युनिटी से आते हों। Persistent of social prejudice. Despite constitutional protections, deep-rooted social prejudice continue to exist and influence interpersonal and institutional behaviors in Indian society. ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई अपनी जगह किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कुछ भी लिख दिया उससे समाज की सच्चाई तो बदलती नहीं है। समाज की सच्चाई तो यही है कि खूब माइनॉरिटीज़ के प्रति स्टीरियोटाइप हैं समाज में। ऐसा नहीं कि एक ही जैसा है, कई माइनॉरिटीज़ भी मेजॉरिटी के खिलाफ उस तरह के स्टीरियोटाइप रखती हैं, तो दोनों तरफ से ही होता है और फिर आमतौर पर क्या होता है, रिजल्ट निकलता है राइट्स में, दंगे होते हैं। सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन एविडेंस। द सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 हाईलाइटेड हाउ मुस्लिम्स लैग बिहाइंड इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेमोस्ट्रेटिंग द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई थी, तो इसने बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर थी ये रिपोर्ट कि उनका क्या हाल चल रहा है, मतलब उनकी इकोनॉमिक हालत कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी चल रही है, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनकी कैसी हैं। तो सब में यही पाया गया सच्चर कमेटी में कि हर पैमाने पे, हर फैक्टर पे वो काफ़ी नीचे आते हैं। मतलब एजुकेशन भी मुस्लिम इतनी नहीं ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी कम है। तो इस सब से यही साबित हुआ कि मुस्लिम्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन देश में हो रहा है। Problems of preserving distinct social and cultural life. Constitutional framework. Article 25 and 30 of Constitution, along with Minority Commission, provide specific safeguards to protect minority rights to maintain their distinct सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल में हमने देख लिया, 25, 30 और जितने भी थे, 15 भी था, 29 भी था। तो वो सब यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स के, मतलब जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबको बचाने के लिए कि उनके साथ किसी तरह का सोशल या कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Educational cultural autonomy. Minorities have constitutional freedom to establish and operate schools, colleges, and cultural institutions and means of preserving, transmitting their unique identity. जैसे मुस्लिम्स जो हैं वो मदरसा होता है, और इनके जो होते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं क्रिश्चियंस के, और सिक्स भी अपना जैसे श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल आपने देखे होंगे, इस तरह के स्कूल्स होते हैं, सिक्स स्कूल्स भी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हो गया आपके कम्युनिटी के या रिलीजियस कम्युनिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे क्या है ना कि नॉर्मल पढ़ाई तो होती है, लेकिन साथ में उनकी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो भी इम्पार्ट की जाती हैं कि जिससे उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। Assimilation versus preservation dilemma. Minority communities face constant anxiety about balancing integration into mainstream society while simultaneously preserving their distinct cultural practices. तो अब डर यही रहता है कि जब अब मेजोरिटी इतनी बड़ी है, 80% के अबव है, तो माइनॉरिटीज़ को हमेशा रहता है कि यार हम अपना कल्चर हमारा ख़त्म ना हो जाए, हम इनमें बिल्कुल समा ना जाएँ पूरे। तो हमें भी अपनी जो कल्चरल यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारा रिलीजन है, उसको अलग बचा के रखना है। तो हमेशा यही एसिमिलेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन डायलेमा रहता है। एसिमिलेशन मतलब कि मेजॉरिटी के साथ पूरी तरह मतलब मिल जाना, खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाना। प्रिजर्वेशन ये है कि कोएग्जिस्टेंस हो, साथ में रहते हैं, लेकिन हमारा कल्चर भी या माइनॉरिटीज़ का कल्चर भी मतलब प्रिजर्व रहे, ऐसे ना हो कि वो एसिमिलेट ही हो जाए मेजॉरिटी में। क्रिश्चियन एजुकेशन कंट्रोवर्सीज। Christian missionary schools often face accusations and suspicion of religious conversion activities, creating tension around their educational and cultural preservation efforts. ठीक है, तो वही जैसे हमने बात की थी ना, सेंट एंसलम स्कूल्स होते हैं, फिर सेंट जेवियर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, ये मिशनरी वो भी पढ़ाई जाती, मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, या और भी मतलब बच्चों को उस तरह की टीचिंग दी जाती है कि भाई देखो जीसस क्राइस्ट बहुत अच्छे थे और उस तरह की बातें। तो उससे क्या होता है, कई बार मेजोरिटी में भी कई बार डर हो जाता है कि हमारे बच्चों को या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना कर दें, क्योंकि भाई बच्चा 12 साल स्कूल में रहता है और वो 12 साल तक यही सब बातें सुनेगा, प्रेयर में भी क्रिश्चियन मतलब जीसस क्राइस्ट के बारे में बातें सुनेगा, तो उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे क्रिश्चियनिटी की बात कर लें हम, तो फिर हो सकता है वो अपने खुद के धर्म से थोड़ा दूर हो जाए। तो इसलिए कई बार मेजॉरिटी के अंदर भी ये वो डर या शंका आ जाती है कि भाई ये कहीं कन्वर्जन का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ डिबेट्स। Discussions surrounding issues like triple talaq and uniform civil code frequently generate fears among Muslims about potential erosion of their cultural and religious practices. ठीक है, तो अब जैसे ट्रिपल तलाक का काफ़ी चला था, फिर फाइनली इसको 2019 में सरकार ने बैन कर दिया। ठीक है, तो इसमें वही होता था कि जो मुस्लिम हस्बैंड है वो अपनी मतलब वाइफ को
3 बार ओरली मुँह से तलाक, तलाक, तलाक बोल के तलाक दे सकता है, ठीक है? तो वो फिर कोर्ट ने माना कि ये सही प्रथा नहीं है, तो इसको बैन कर दिया। साथ ही साथ अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में भी काफ़ी डिबेट चल रही है कि आएगा कि नहीं आएगा, जाने क्या होगा, अभी तक तो पता नहीं है, ठीक है? तो अब इससे क्या होता है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनके अंदर एक डर बना रहता है कि यार कल को हमारी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए। या फिर जैसे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो अभी मुस्लिम्स क्या हैं, वो अपने पर्सनल लॉ जो है उनका, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उससे गवर्न होते हैं। तो कल को अगर वो मतलब यूसीसी आ गया, तो उनके पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल लॉ का क्या होगा? फिर वो रिलीजन के अकॉर्डिंग कैसे ज़िंदगी जी पाएँगे? इस्लाम के अकॉर्डिंग, शरिया, जैसे शरीयत लॉ होता है इस्लाम में। Cultural illusion concerns. These ongoing debates and controversies highlight the broader challenge minorities face in maintaining their cultural distinctiveness while participating in India's diverse democratic framework. ठीक है, तो यही है कि इस तरह की जो बातें हैं, तो इससे वही है कि यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या हो, मतलब माइनॉरिटीज़ अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें, मेजॉरिटी में शामिल हो जाएं, या फिर माइनॉरिटीज़ भी अपना वो एक तरह से आइडेंटिटी बना के रखें और मेजॉरिटी अपना काम करे। मतलब ये डिबेट हमेशा चलती रहती है, और इसमें फिर वही है कि कंट्रोवर्सीज़ भी हो जाती हैं। जैसे ये यूसीसी की कंट्रोवर्सी है, फिर ये क्रिश्चियन एजुकेशन की कंट्रोवर्सी है, फिर कई बार बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ जाते हैं तो दंगे भी होते हैं, राइट्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, ठीक है? तो माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन किस तरह प्रोवाइड की जाए? Heightened vulnerability. During communal tensions and conflicts, minority communities become the most vulnerable groups and require immediate state protection to ensure their safety. ठीक है, तो जब दंगे होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए मेजॉरिटी जो है वो तो ज़्यादा है, मेजॉरिटी 80% के आसपास है। तो अब जब भी दंगे होंगे तो माइनॉरिटी पे ही ज़्यादा एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी जो मतलब एक तरह से स्टेट प्रोटेक्शन वगैरह देनी पड़ती है, दी जाए, मतलब जिससे कि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए जो दंगों में क्या होता है ना, फिर पुलिस-वुलिस कुछ नहीं कर पाती, फिर तो जो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है, मतलब जो ज़्यादा संख्या में है, वही भारी पड़ेगा। Government protection failures. Governments often fail to provide timely and adequate security measures to protect minorities during critical periods, leading to tragic consequences and loss of lives. ठीक है, तो गवर्नमेंट मतलब फेल कर जाती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी कैसे वो सब मतलब प्रोवाइड करेगी। दंगे कभी अचानक से भड़क जाते हैं, तो उसमें फिर मतलब गवर्नमेंट क्या, मतलब क्योंकि इतनी एडिक्वेट पुलिस फोर्स भी नहीं है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पुलिस पुलिस डेंसिटी बहुत कम है, फिर पुलिस के पास उतने आधुनिक हथियार भी नहीं होते। फिर कई बार क्या है ना, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मॉब जो होती है, भीड़ होती है, वो पुलिस पे हावी हो जाती है, पुलिस के व्हीकल तक को जला देती है। तो इसलिए सरकार भी बहुत ही मजबूर है। डीप रूटेड मिसट्रस्ट. द रिपीटेड फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज ड्यूरिंग क्राइसिस हैज फॉस्टर्ड डीप मिसट्रस्ट बिटवीन माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो अब क्या होता है, जब सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पाती माइनॉरिटीज़ को, तो माइनॉरिटीज़ के अंदर भी एक अविश्वास पैदा हो जाता है सरकार के प्रति कि यार सरकार कुछ नहीं करने वाली हमें बचाने के लिए। तो सरकार के प्रति एक मतलब सरकार के फंक्शन से विश्वास उड़ जाता है माइनॉरिटीज़ का। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 1984 एंटी सिख वायलेंस. द डेली एंटी सिख राइट्स फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज असैसिनेशन एग्जाम्पलीफाई हाउ माइनॉरिटीज कैन बिकम टारगेट्स ऑफ ऑर्गेनाइज वायलेंस विद इनएडिक्वेट स्टेट रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको, 84 में जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से मार के उनकी हत्या कर दी थी। तो अब क्योंकि वो सिख थे, तो इस वजह से सारा गुस्सा जो है निकला सिख्स के ऊपर। तो दिल्ली में ये एंटी सिख राइट्स हुए, तो वहाँ पे मतलब पूरी तरह से जितने भी सिख्स जहाँ रहते थे उनके घर जा जाके उनको मतलब जला दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, तो और फिर पुलिस कुछ नहीं कर पाई, और बेसिकली कई लोग तो कहते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट एक तरह से उसी पार्टी की थी, कांग्रेस की। उनके कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी एक तरह से उनको सज़ा भी हुई इस काम, मतलब इन दंगों में। उसके बाद 2002 गुजरात राइट्स एंड कश्मीरी पंडित एक्सोडस. तो 2002 गुजरात राइट्स टारगेटिंग मुस्लिम्स एंड द फोर्स एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर 1990 ड्यू टू मिलिटेंट हैंड्स डेमोन्स्ट्रेट स्केल एंड वैरायटी ऑफ थ्रेट्स. ठीक है, तो अब 2002 का तो काफ़ी फेमस है, गोधरा कांड जो हुआ था, उसमें पहले कार सेवक जो आ रहे थे, उनकी जो एक ट्रेन थी उसको जला दिया गया था मुस्लिम मॉब के द्वारा। फिर रिटेलिएशन में हिंदू मॉब ने फिर मुस्लिम्स को मतलब मारा, या जो भी दंगा वंगा हुआ। और 1990s में कश्मीरी पंडित्स को मुस्लिम सेपरेटिस्ट ने कश्मीर से भगा दिया था वायलेंस के ऊपर। ठीक है, तो अब यही नहीं है, जैसे क्या होता है ना कि हमने अभी तक बात करी मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी हम बोल रहे थे हिंदू मेजॉरिटी होती है। तो ओवरऑल इंडिया में तो हिंदू मेजॉरिटी हैं, लेकिन जैसे हम कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में थे।
तो वहाँ पे उनको कश्मीरी पंडित्स को भागना पड़ा। तो बात बस वही होती है कि इसमें कोई भी सही नहीं है कि जैसे मतलब हिंदू सही हैं कि मुस्लिम सही हैं। बेसिकली जो भी मेजॉरिटी में आता है वो माइनॉरिटी के ऊपर फिर वो अत्याचार करता है। तो जैसे ये एग्जांपल हम जैसे कश्मीर में देख सकते हैं कि कश्मीर में जैसे ही हिंदू माइनॉरिटी में आए तो फिर मुस्लिम सेपरेटिस्ट ने उनको कश्मीर से भगा दिया। और एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं 84 में सिख वायलेंस का, तो यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे और उन्होंने माइनॉरिटी में जो सिख थे उनको उनके ऊपर वायलेंस करी। तो बेसिकली हमेशा क्या है, जो कम संख्या में होते हैं तो उनको उनके ऊपर अत्याचार होगा ही होगा। Psychological impact: these traumatic incidents create lasting psychological effects, reinforcing persistent feelings of insecurity, alienation and marginalization among minority communities। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी भाई जैसे आज 84 में एंटी सिख राइट्स हुए थे, तो आज तक जितने भी सिख परिवार हैं आज भी उन दिनों को याद करके वो मतलब उनको उनके अंदर डर बैठ जाता होगा। तो सरकार के प्रति कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती, अविश्वास ही पैदा होता है कि सरकार आपको बचाने वाली नहीं है, फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, एलियनेशन। ठीक है, इसी तरह कश्मीरी पंडित्स के बारे में आज तक वो वापस कश्मीर नहीं जा पाए हैं, तो सरकार ने ऐसा कुछ उनके लिए कोई कदम उठाया भी नहीं कि उनको वापस भेजा जाए। हालांकि वो है कि वो आर्टिकल 35 वगैरह तो हटा दिया था वहाँ से, जो कश्मीर को अलग वो बनाता था, लेकिन फिर भी अभी तक उनका वापस जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल टेंशन एंड राइट्स, जो दंगों की जो समस्या है, रिकरिंग पैटर्न ऑफ वायलेंस, कम्युनल वायलेंस हैज़ बीन a persistent and recurrent feature of post-independent India, creating ongoing challenges for national unity and social harmony। तो दंगे तो क्या हैं कि होते मतलब कांस्टेंट हैं भारत में, कहीं ना कहीं आपको हर साल मेजर दंगे होते हैं, बाकी छोटे मोटे दंगे आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर ये रिलीजन लाइंस पे ही होते हैं और मेजॉरिटी तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होते हैं। फिर कई बार जैसे हमने देखा था 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए थे, कई बार क्रिश्चियन माइनॉरिटी को भी एक तरह से कन्वर्जन एक्टिविटीज़ वगैरह का ब्लेम करके उनको भी मतलब राइट वगैरह होते हैं। disproportionate impact on minorities, while communal rights affect all communities, minorities consistently face disproportionate losses for in terms of lives। अब भाई देखिए, वो तो है ही, जो माइनॉरिटी हैं वो कम है तो नुकसान हमेशा ज़्यादा माइनॉरिटी का ही होगा। जो मेजॉरिटी जो संख्या में ज़्यादा है वो तो भाई बलशाली हो ही जाएगी, जो ज़्यादा है, तो फिर नुकसान किसका होगा? माइनॉरिटी का होगा। प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड, ठीक है, लाइव्स, कितने ज़्यादा लोग भी माइनॉरिटी के मारे जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी जला दी जाएगी, उनके जो ऑक्यूपेशन वगैरह वो भी सब उसमें आ जाएगी खतरे में। हिस्टोरिकल पैटर्न्स, सिग्निफिकेंट कम्युनल वायलेंस इंक्लूड द पार्टीशन वायलेंस, दिल्ली एंटी सिख राइट्स, गुजरात राइट्स एंड दिल्ली राइट्स आफ्टर अफेक्टिंग मुस्लिम लोकेलिटीज़। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। जैसे 1947 में तो बहुत बड़ा राइट्स मतलब हुए थे, जो पार्टीशन में तो हुए थे। उसके बाद ये 84 में एंटी सिख राइट्स, गुजरात के 2002 के दंगे, फिर अभी हाल ही में 2020 में हुए थे, जो कोरोना की जस्ट आने से पहले दिल्ली में हुए थे। सिस्टमेटिक टारगेटिंग, दीज इंसिडेंट डेमोन्स्ट्रेट अ पैटर्न वेयर स्पेसिफिक कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज बिकम टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइज वायलेंस। ठीक है, तो वो तो है ही भाई, जिसके खिलाफ भी दंगा हो रहा है, तो उसमें जैसे 84 में सिक्स के खिलाफ हुआ था, तो इसमें तो यहाँ तक हुआ था कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स निकाले गए थे ये पता करने के लिए कौन सिख कहाँ रहता है, उनका एड्रेस जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका राशन कार्ड या आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होती है, तो वहाँ से वो सब एड्रेस निकाल के उनके घर जा जाके उनको मारा गया था। तो वो एक तरह से कई बार कहते हैं सर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी राइट्स भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, कम्युनल राइट्स क्रिएट लास्टिंग इफेक्ट्स इंक्लूडिंग परसिस्टेंट फियर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो ये सब तो होगा ही भाई, देखिए फियर आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दोबारा जहाँ पे दंगा हुआ था आपके साथ वापस थोड़ी जाएंगे, वहाँ पे आपको डर लगेगा। कश्मीरी पंडित आज तक वापस नहीं जा पाए। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी आपके अंदर आ जाएगा। गेटोइजेशन एंड सोशल सेग्रीगेशन, पोस्ट रायट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफन लीड टू रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन एंड गेटोइजेशन। तो गेटोइजेशन क्या होता है? बेसिकली गेटो शब्द से बना है गेटोइजेशन। गेटो का मतलब होता है कि कोई माइनॉरिटी क्या होती है कि अपना एक अपनी जगह बना लेती है शहर में, कोई रहने का एरिया, जैसे कोई मोहल्ला या कोई मतलब लोकेलिटी, और सारी माइनॉरिटी फिर वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनको रहता है भाई साथ रहेंगे तो कम से कम सेफ रहेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? घेटो। जैसे मान लीजिए मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो उन्होंने जैसे किसी शहर में भाई एक पर्टिकुलर कोई कॉलोनी को बना लिया, भाई यहाँ पे ही सारे मुस्लिम आसपास यहीं रहेंगे सब, तो वो क्या हो गया? उसको बोलेंगे मुस्लिम घेटो।
तो भाई दंगों के बाद होता है गैटोइजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब भाई दंगा होगा सबको डर लगेगा, तो सब सोचेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग कि हम साथ में रहें तो कम से कम सेफ तो रहेंगे। सच एज द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम कॉलोनीज इन गुजरात फॉलोइंग द 2002 राइट्स फर्दरिंग डीपनिंग सोशल डिवीजन। ठीक है, तो उससे और डिवीजन बढ़ता है, क्योंकि भाई भाई रहने की जगह अलग हो गई माइनॉरिटी की, तो फिर मेजोरिटी की अलग हो गई, तो और डिवीजन बढ़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सिविल सर्विसेज एंड पॉलिटिक्स। Constitutional equality versus reality. Despite constitutional guarantees of equality for all citizens, there exists a significant gap between legal provisions and actual representation of minorities in key institutions. तो वही बात है कहने की कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी तो सरकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने खूब दी है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज हो गई या पॉलिटिक्स हो गई उसमें उतना रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो की पोजीशंस पे जब माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा पाएंगे तो उनकी बात सुनेगा कौन। Muslim underrepresentation. Muslims remain particularly underrepresented across critical sectors including bureaucracy, armed forces and political leadership at positions at various levels. ठीक है, तो वही है कि ब्यूरोक्रेसी जैसे आपके सिविल सर्विसेज हो गई, आर्म्ड फोर्सेज जितनी भी हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स वगैरह, पॉलिटिकल लीडरशिप। अब पॉलिटिक्स तो क्या है हमारे यहाँ पे, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग होती है। अब वोटिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी विंस। तो जब मेजॉरिटी जीतेगी तो फिर माइनॉरिटी की बात कौन सुनेगा, तो इसलिए क्या है, मुस्लिम्स अंडर रिप्रेजेंटेड रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो इसलिए गेटोइजेशन या कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कि मान लिया किसी शहर में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर मेजॉरिटी ही के रिप्रेजेंटेटिव ही जीतेंगे। Differential minority preferences. Other minority communities such as Christians, Sikhs, and Jains have achieved relatively better representation due to their high level of education attainment. ठीक है, अब ये बात है कि जैसे क्रिश्चियंस हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, और भी तो माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन उनमें क्या है कि उसमें एजुकेशन, उन कम्युनिटीज़ में एजुकेशन को प्राइमरी मतलब प्राथमिकता दी जाती है, तो इस वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है सिविल सर्विसेज में, आर्म्ड फोर्सेज में, या पॉलिटिकल लीडरशिप में, या इवन गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन अब हो सकता है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ पे एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन उतना है नहीं वहाँ पे। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैरियर्स. द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इज क्लोजली लिंक टू सिस्टमिक इश्यूज इंक्लूडिंग लोअर लिटरेसी रेट्स, हायर पॉवर्टी लेवल्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इन वजहों की वजह से भी अंडर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि लिटरेसी रेट कम है मुस्लिम्स में, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है मुस्लिम्स में, और लिमिटेड एक्सेस मतलब मुस्लिम्स को क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं है। सच्चर कमेटी फाइंडिंग्स 2006 में हमने जैसे पहले देखा था, सच्चर कमेटी आई थी। द सच्चर कमेटी रिपोर्ट स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेड एंड हाईलाइटेड द पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिवीलिंग द एक्सटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो वही बात बताई सच्चर कमेटी ने भी। बेसिकली सच्चर कमेटी तो यही बात बताई थी कि मुस्लिम्स की हालत हर जगह ही ख़राब है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो जाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह ही मुस्लिम जो है नेशनल एवरेज से काफ़ी नीचे आते हैं। तो उसके मैनी रीजंस हो सकते हैं, खाली ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, लेकिन जैसे हमने देखा लोअर लिटरेसी रेट हो सकती है, हायर पॉवर्टी लेवल भी एक रीज़न है। सिस्टमिक एक्सक्लूजन पैटर्न्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ लो लिटरेसी, हाई पॉवर्टी एंड पुअर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज दैट परपेचुएट्स मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो वही ये बात है, लो लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई उतनी हो नहीं रही है, गरीबी है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट में है भी नहीं, तो फिर क्या होगा कि एक साइकिल बन जाएगी, एक लूप बन जाएगी। भाई जैसे आपके ऑलरेडी मतलब जैसे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ मतलब वैसा छोटा मोटा काम करते थे, तो वो आपको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, तो आप भी फिर क्या करेंगे, छोटा मोटा काम ही करेंगे। तो इसलिए क्या है ना कि कभी भी आप मुख्य धारा में या अपवर्ड मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लो लिटरेसी रेट्स हैं, ठीक है, हायर पॉवर्टी है, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, तो इस वजह से एक साइकिल बन जाती है। तो इसमें मल्टीपल जनरेशन्स जो है मुस्लिम्स की, वो एक तरह से लोअर स्टेटा में रहती है, उनका अपवर्ड मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटिज्म मतलब वही होता है कि देश से अलगाववाद, इसको हिंदी में अलगाववाद ही बोलते हैं। मतलब कि यही है कि कोई कम्युनिटी बोले कि हमें अपना अलग देश बनाना है। Escalation of minority demands. Certain minority community demands can sometimes escalate beyond cultural or political rights into full-fledged separatist movement seeking independence और territorial changes. ठीक है, तो अब वही बात है, माइनॉरिटीज़ के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि अब ये मतलब हम
इससे बात नहीं बनेगी कि हमारे लिए आप कोई लॉ पास कर दो या कर दो, हमें तो अपना अलग देश बनाना है, हमको अलग होना है भारत से। तो ये फिर कोई मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत की इंटीग्रिटी के लिए। Loyalty suspicion, separatist movements create widespread suspicion about the national loyalty and patriotic commitment of entire minority communities, even those not involved in such activities। ठीक है, तो अब वही बात है, अब भाई कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी ही है चाहे, लेकिन वो देश से अलग होने की बात करेगी, तो जो देश के बाकी जैसे मेजोरिटी है तो उनके अंदर एक शक पैदा होगा उनकी लॉयल्टी के प्रति कि भाई अगर ये देश से ही अलग होना चाहते हैं तो फिर ये क्या देश के प्रति वफादार हैं भी कि नहीं। ठीक है। Kashmiri Muslim separatism, the Kashmir conflict with some Kashmiri Muslims demanding either independence or merger with Pakistan represents a prominent example। ठीक है, तो अब जैसे कश्मीर में है तो वो चाहते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम सेपरेटिस्ट कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो इससे क्या है, पूरे देश में नेशन में कश्मीरी मुस्लिम्स के प्रति एक मतलब एक अविश्वास पैदा होता है कि यार ये लोग तो पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। तो इससे फिर वही है ना कि सस्पिशन क्रिएट होता है कि भाई इनको भारत से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो फिर हम इनके लिए कुछ करें। Christian insurgencies in northeast, Naga and Mizo Christian insurgent groups have historically demanded sovereignty and independence, demonstrating how separatist tendencies can emerge across different minority communities। ठीक है, तो ये खाली मुस्लिम्स की बात नहीं है कि मुस्लिम्स कश्मीर में जैसे सेपरेटिज्म मांग रहे हैं, अलग अलग मांग रहे हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी जैसे नागा एंड मिज़ो, अब ये ट्राइब्स होती हैं, तो पहले तो ये अपना ट्राइबल रिलीजन वगैरह फॉलो करते थे, लेकिन जैसे वही हमने देखा ना ब्रिटिश कॉलोनिज्म के दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो उन्होंने इन ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दे आर फुल फ्लेज क्रिश्चियंस। ठीक है, तो अब बिकॉज एक तो क्या रेशियली भी उनके फीचर्स अलग होते हैं, मंगोलॉइड होते हैं उनके फीचर्स, और अब वो उनका एक तरह से रिलीजन भी जब अलग हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तो वो दे डिमांड कि हमें फिर अपना अलग देश ही बनाना है। फिर नॉर्थ ईस्ट वो जिस वैसे भी हम एक छोटी सी वो चिकन नेक की वजह से ही तो जुड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो वो चाहते हैं कि हम पूरा मतलब जैसे अलग अलग नागालैंड अलग बन जाए, मिज़ोरम अलग एक कंट्री बन जाए, इस तरह के फिर बहुत इंसर्जेंसीज और फिर वायलेंस बहुत होती है। एंटी नेशनल परसेप्शन, दीज सेपरेटिस्ट मूवमेंट आर वाइडली परसीव्ड एज एंटी नेशनल एक्टिविटीज दैट थ्रेटन इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लीडिंग टू ब्रॉडर सोशल टेंशन। ठीक है, तो भाई सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो बिल्कुल आपकी भारत के देश की जो इंटीग्रिटी है उसके लिए खतरा है, एंटी नेशनल एक्टिविटी है बिल्कुल। वाइडनिंग कम्युनिटी मिस्टर्स सच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स सिग्निफिकेंटली वाइडन ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, तो भाई अब जैसे कोई कम्युनिटी अलग होने की बात करेगी देश से, तो फिर मेजोरिटी कम्युनिटी उसको अच्छा नहीं मानेगी ना, उनको उनके अंदर भी मेजोरिटी के अंदर भी उस कम्युनिटी के प्रति अविश्वास पैदा होगा कि यार ये लोग तो देश से अलग होना चाहते हैं, तो उनके प्रति अच्छी मतलब भावना कैसे लेके आएँ। एज एंटायर कम्युनिटीज़ में फेस कलेक्टिव सस्पिशन। अब हो सकता है कि जैसे कश्मीरी मुस्लिम्स की बात कर लें तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो बाकी देश में भी मुस्लिम के प्रति ये सेंटीमेंट आ जाए मेजोरिटी का कि यार ये लोग तो पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा वफादार हैं। हो सकता है कि ऐसा ना हो सारे मुस्लिम पाकिस्तान के प्रति वफादार, लेकिन क्योंकि कश्मीर के मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो सेंटीमेंट पूरे देश में भी हो सकता है। तो इसलिए और क्या है, कम्युनिटीज़ के बीच में गैप बढ़ता है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में। प्रॉब्लम ऑफ सेक्युलरिज्म इन प्रैक्टिस, constitutional versus practical reality. While India is constitutionally committed to secularism, the practical implementation reveals deep entanglement between religious considerations and political decision making process। ठीक है, तो वही बात है कि कहने को तो हम सेक्युलर हैं, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख रखा है, प्रीएम्बल में भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। हम सब जानते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, और वोट बैंक में सारी बातें क्या होती है, जैसे मुस्लिम वोट बैंक, कास्ट तो है ही, कास्ट की बात तो एक अलग ही है, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे भी होती है। भाई मुस्लिम के इतने परसेंट वोट हैं, हिंदूज़ के इतने परसेंट वोट हैं, तो ये सब चलता है पूरा। Political exploitation of religion, political parties across spectrum frequently exploit religious sentiments and communal identity as strategic tools to secure electoral advantage and mobilize voter bases। ठीक है, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, वो उस पर कई बार ये इल्ज़ाम लगते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट पे कि दे यूज़ हिंदुइज़्म, या हिंदुइज़्म से ज़्यादा उनकी जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, दे यूज़ हिंदुत्व आइडियोलॉजी टू गेट वोट्स। ठीक है, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी में बेसिकली ये होता है कि वो सब बातें होती हैं जैसे अखंड अखंड भारत बनाना, या फिर और भी मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना। ठीक है, तो फिर वो एक तरह से एंटी मुस्लिम बातें करके वो हिंदू के वोट लेते हैं, तो इस तरह के आरोप बीजेपी पे लगते हैं कई बार।
Babri Masjid as turning point. The demolition of Babri Masjid in 1992 and the subsequent communal mobilization marked a significant erosion of secular principles and intensified religious polarization in Indian politics. ठीक है, तो बाबरी मस्जिद को जो ढहा दिया गया था 1992 में, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब कोर्ट ने तो ऐसा आदेश दिया नहीं था, तो बिना कोर्ट के आदेश के भी उसको जो बाबरी मस्जिद है उसको तोड़ दिया गया, तो माइनॉरिटीज़ के प्रति के मन में एक वो आया होगा कि भाई देखिए हमारी जो भी थी बाबरी मस्जिद उसको तोड़ दिया गया बिना किसी सरकारी उसके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिलीजियस पोलराइजेशन और बढ़ेगा। तो इसके बाद दंगे भी हुए थे, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसके बाद इसका एक रिएक्शन था वो पूरा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच में और डिवाइड बढ़ता गया, छोटे मोटे दंगे होते गए, फिर और बढ़ा तो 2002 में फिर गुजरात राइट्स हो गए। तो ठीक है, तो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने कम्युनिटीज़ के बीच में और बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में। Contemporary polarizing issues, ongoing politicization of issues such as love jihad, religious conversion, beef ban debate demonstrate how religious matters continue to be weaponized for political purposes. ठीक है, तो जैसे लव जिहाद हो गया, बीफ बैन हो गया, और भी कई तरह की जैसे एंटी मुस्लिम बातें की जाती हैं हिंदू वोट्स लेने के लिए। Undermining institutional trust. The consistent political exploitation of religious sentiments severely undermines public trust in the neutrality and impartiality of democratic institution. ठीक है, तो वही बात है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स के लिए एक्सप्लॉइटेशन जब होता है तो लोगों के अंदर विश्वास नहीं रह जाता किसके प्रति कि कोई सरकार न्यूट्रल है। तो सबको लगता है भाई ये तो जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, बेसिकली रिलीजन पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पे एक पार्टी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपील कर रही है, दूसरी पार्टी दूसरे रिलीजन को कर रही है। Minority confidence crisis. These practices significantly erode minority communities' confidence in the state's commitment to secular neutrality, creating deeper feelings of alienation and institutional mistrust. ठीक है, तो इससे क्या होता है, वही माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच में अविश्वास बढ़ता है, बढ़ेगा ही भाई। देखिए उनके साथ कुछ गलत होगा, और जैसे उनकी बाबरी मस्जिद मुस्लिम्स की ढहा दी गई, तो मुस्लिम्स के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आएगा, तो उनके अंदर अविश्वास पैदा होगा स्टेट या गवर्नमेंट के प्रति कि हमारा बचाव कौन करेगा। अब प्रॉब्लम ऑफ कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। ठीक है, तो ये डिबेट काफ़ी दिनों से चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन। आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनविजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए टू इंश्योर इक्वलिटी इन पर्सनल लॉज, जिससे कि क्या हो कि सारे जो लोग हैं उनके लिए पर्सनल लॉ सेम हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी से आते हों। जिससे क्या होगा कि सब लोग, भाई पूरा भारत एक है तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए ना। इसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई जैसे किसी को शादी करने का वो है, तो जैसे मुस्लिम 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू एक ही कर सकते हैं, तो ये सब जब सब भारत के नागरिक हैं तो सबके लिए रूल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये यूसीसी कहता है। बट इन इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अनरियलाइज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सोशल पॉलिटिकल कंसिडरेशन। भाई ठीक है, लेकिन अब वही बात है ना कि इम्प्लीमेंटेशन उतनी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए मुस्लिम इस पे विरोध करेंगे, क्योंकि उनका एक तरह से रिलीजियस आइडेंटिटी है कि भाई जैसे इस्लाम में ये मेंशन है कि भाई एक जो मेल है वो 4 बीवियों से शादी कर सकता है, तो फिर वो एक तरह से उनके रिलीजन के अगेंस्ट चला जाएगा, तो इसलिए फिर वहाँ से विरोध आएगा। तो इसलिए सोशल पॉलिटिकल जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है इतना ईजी नहीं है इस चीज़ का। Orthodox Muslim opposition. Muslim minority communities, particularly Orthodox Muslims, strongly oppose the UCC, fearing it would erode the Sharia-based personal laws. वही जैसे बात की ना कि शरिया में जैसे जो मेंशन है चीज़ें, तो उनके अगेंस्ट चला जाएगा फिर यूसीसी, तो फिर वो है ना मुस्लिम अपना इस्लाम के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल या अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। प्रोग्रेसिव सपोर्ट विद इन कम्युनिटी। सम प्रोग्रेसिव वॉइसेज इंक्लूडिंग रिफॉर्म माइंडेड मुस्लिम्स सपोर्ट यूसीसी। ठीक है, तो जब कुछ अगर प्रोग्रेसिव मुस्लिम है जो मतलब आज के मॉडर्न हो गए हैं एजुकेशन वगैरह की वजह से, ठीक है, तो वो सपोर्ट करते हैं यूसीसी को, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमें भी अपने तरह से रिलीजन में रिफॉर्म लेके आने हैं, अपनी लाइफस्टाइल में रिफॉर्म लेके आने हैं, आगे बढ़ना है, जेंडर इक्वलिटी लेके आनी है, सोशल जस्टिस लेके आना है, इंट्रा कम्युनिटी डिविजन्स को कम करना है। ठीक है, तो जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं कुछ कुछ हैं वो सपोर्ट करते हैं इसको, रिफॉर्म माइंडेड मुस्लिम्स। पॉलिटिकल रिस्क अवॉइडेंस। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अवॉइडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी ड्यू टू सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो भाई सरकार पंगा नहीं लेना चाहती, सरकार कहती है भाई हम क्यों यूसीसी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि फिर उससे मुसलमान नाराज़ होंगे, तो हो सकता है कि वोट बैंक पे फ़र्क पड़े, या फिर कोई राइट्स भी हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, तो क्यों ऐसी मतलब हालात बनाए जाएँ, जैसा चल रहा है चलने दो। इलेक्ट्रल कंसिडरेशन एंड पोटेंशियल फॉर कम्युनल पोलराइजेशन बैकलैश।
Sensitive legal debates, contemporary debates over issues like triple talaq, polygamy, and inheritance laws illustrate delicate balance required between promoting gender equality and respecting religious freedom. ठीक है, तो वही चीज़ें जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, पॉलीगैमी हो गई, इनहेरिटेंस हो गया, अब ये सब चीज़ें भाई शरिया में जैसे मुस्लिम्स का शरिया लॉ होता है, उसमें कुछ मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम चलना चाहते हैं, लेकिन अब यूसीसी तो फिर सबके लिए एक बनेगा, तो इससे वही है कि वो टेंशन्स क्रिएट होंगी, तो बहुत लीगल डिबेट्स हैं, तो माहौल थोड़ा बिगड़ जाएगा। Judicial caution for gradual reform. Justice Krishna Iyer's warning against hasty imposition of UCC advocates for gradual consensual reform process. ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर की यूसीसी को बस एकदम से मत लगाओ कि झटके से लगा दिया आपने, तो उससे क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलेगा मुस्लिम्स के द्वारा, फिर हो सकता है राइट्स भी हो जाएं, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात करते करते वही समझाने से कि भाई देखिए ऐसा है वैसा है, उससे फिर थोड़ा सोशल प्रिपेयर्डनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने देखी इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गैप, रिलीजियस माइनॉरिटी एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेटिव्स फ्रीक्वेंटली अंडरमाइन दीज प्रोटेक्शंस इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या है, आर्टिकल्स में दे रखा है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनके आइडेंटिटी, उनके कल्चर और हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वही जैसे हम जानते हैं हालात क्या हैं, दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बहुत तरह के वो सब हो रही हैं, कॉमन है बहुत। Multiple interconnected challenges. Key problems include prejudice, insecurity, under-representation, communal violence, religious politicization, separatist movements and divisive UCC debates. ठीक है, तो इतने सारे चैलेंजेस हैं। प्रिजुडिस है, उनके खिलाफ एक तरह से पहले से ही आपने धारणा, मतलब मेजोरिटी ने धारणा बना रखी है माइनॉरिटीज़ के प्रति कि यार ये लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। इनसिक्योरिटी है माइनॉरिटीज़ के अंदर, अंडर रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत में, तो ज़्यादा जिसके पास संख्या होगी उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। कम्युनल वायलेंस, राइट्स बहुत कॉमन है। रिलीजियस पॉलिटाइजेशन है कि वोट जो है रिलीजन के बेसिस पे पड़ते हैं, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देते हैं, हिंदू हिंदू को वोट देते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, जैसे कश्मीर में हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, और फिर यूसीसी के बारे में तो डिबेट चल ही रही है कि भाई कैसे करें क्या करें। Comprehensive reform strategy. Solutions require strengthening secularism, promoting inclusive growth, ensuring representation, enforcing accountability during violence and fostering interfaith dialogue. ठीक है, तो ये सब करना चाहिए। Gradual consensus building. Sensitive reforms like UCC should be introduced gradually. ठीक है, तो ये है ना UCC जैसी चीज़ें जो एकदम से शरिया के खिलाफ चली जाएँ, मुस्लिम का जो शरिया लॉ होता है, तो उनको एकदम से नहीं करना चाहिए, तो फिर वरना क्या होगा, टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी, मुस्लिम को भी अच्छा नहीं लगेगा, एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट्स। ठीक है, तो बेटर है ग्रेजुअली, धीरे धीरे भाई समझाइए, बताइए, फिर धीरे धीरे करिए, कंसेंसुअल बिल्डिंग करिए रेदर देन सडन इम्पोजिशन। नेशनल यूनिटी इंपेरेटिव, इंडियाज डाइवर्स फ्रेमवर्क, माइनॉरिटी वेलबिंग इज इंटीग्रल टू अचीविंग नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी अगर हमें चाहिए तो माइनॉरिटी को भी देखभाल, उनकी भी मतलब वेलबिंग हमें देखभाल करनी चाहिए, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी को, उनकी लाइफस्टाइल को कोई थ्रेट ना आए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन, एड्रेसिंग माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट्स बोथ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड मॉरल नेसेसिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है क्योंकि आर्टिकल में लिखा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें माइनॉरिटीज़ को बचा के रखना है, सेफ गार्ड करना है उनकी लाइफस्टाइल को। दूसरा, मॉरली भी ठीक नहीं है कि किसी, अगर वो सिर्फ संख्या में कम है तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो ये सब प्रॉब्लम जो आती हैं वो रिलीजन के बेसिस पे आती हैं, जैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी है, तो इनकी प्रॉब्लम आती है। जैसे मेजॉरिटी जो हिंदुज़म है कि भाई हिंदूज़ को लगता है कि भाई ये हमारे खिलाफ़ कुछ कर रहे हैं, और इस्लाम या जैसे मुस्लिम्स को लगता है कि जो मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं ये हमारे खिलाफ़ कुछ कर रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली फिर क्या होता है, दंगे फिर फैल सकते हैं, राइट हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी वही है कि कन्वर्जन और इन सब की बातें खतरे रहते हैं हिंदूज़ को, मेजॉरिटी को। ठीक है, तो क्रिश्चियंस के खिलाफ भी कई बार राइट्स होते हैं, और 1984 में सिख्स के खिलाफ भी राइट्स हुए हैं, जबकि सिखिज़म तो क्या है, एक इंडिजीनियस रिलीजन ही है, बाहर से नहीं आया है। ठीक है, तो हमने हर तरह के दंगे देखे हैं, मतलब भारत में से एंटी सिख राइट्स भी देखे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स तो चलते ही रहते हैं, और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी कुछ ना कुछ उल्टा, मतलब वही गलत जो ये दंगे वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ इंडिया हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो सारी यही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।